हाँ जी, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सुबह सुबह की हम पढ़ने वाले हैं एलएलपी एक्ट, और मेरा मन ये किया है कि अभी इसके 5% प्रोविज़न बाकी रह गए, लेकिन मैंने कहा 5% से पहले जो 95% हमने कर लिए हैं उसके बेस पे कितने क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी रिमेनिंग 5% करके आज मिलके इस एलएलपी को ख़त्म कर देंगे हम। जब क्लास स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी तो मुझे लगा था कि 3 से 4 क्लास लगेंगी, और आज हमारी इसकी कौन सी क्लास है? 4th क्लास। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। तो मेरे पास पहले है सजेस्टेड आंसर मई 2024 का, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि 4th में आया है, 5th में आया है, दोनों में आया है, दोनों में। ये इसके क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। क्वेश्चन नंबर पहले चलते हैं 4th में कौन सा क्वेश्चन आया है? बी। तो मेरे पास है 4th का बी। सजेस्टेड आंसर आ रहा है 4th क्वेश्चन और इसका बी पार्ट। ठीक। अभी तक बस आपने एलएलपी देखा हो, क्वेश्चन की डिटेल में तो नहीं गए होगे मेरे हिसाब से अभी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसका आंसर क्या होना चाहिए, या पढ़ लिए थे सारे? पढ़ा था। जल्दी पढ़ के देखते हैं। कह रहे डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी जेपरडाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कह रहे कि डिस्प्यूट था पार्टनर्स के बीच में जिसमें बिजनेस की जो स्टेबिलिटी थी बहुत हैम्पर हुई उससे। ठीक है। आउट ऑफ द 2 पार्टनर्स वन ड्यू टू अ क्वेरल, क्वेरल मतलब गिलहरी यहाँ पर क्यों आई बताइए? लड़ाई झगड़े। ठीक। लेफ्ट द एलएलपी, कितने पार्टनर्स में से? 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने एलएलपी को लेफ्ट कर दिया। इसके बाद क्या प्रोविजन शायद आपको पता होगा। ठीक है। द अदर पार्टनर अलोन कंटिन्यूड द बिजनेस ऑफ द एलएलपी। यू आर बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, देखो पहली गलती तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, इज रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन द वेरियस गवर्निंग एलएलपी बीइंग ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पार्टनर। पहली चीज़ तो कि अगर वो सिंगल पार्टनर ऑपरेट करेगा एलएलपी तो आगे जाके क्या होने वाला है उसके साथ, और दूसरा उसके वाइंडिंग अप के बारे में बताइए। वाइंडिंग अप मैं आपको फाउंडेशन में ही पढ़ा चुका हूँ, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा वाइंडिंग अप क्या होता है। तो वाइंडिंग अप जब ट्रिब्यूनल को ऐसा नहीं लगता, पहले एलएलपी को ऐसा लगता है कि हमें वाइंड अप कर देना चाहिए तो वो एप्लीकेशन दे देती है। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स है वो रिड्यूस हो जाए, मिनिमम 2 से कम हो जाए, और 6 मंथ्स एक्सपायर हो जाए तो हम मन कर देंगे। उसके बाद अगर एलएलपी एक्ट कर रही है इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, अगर उसने 5 कंसिक्यूटिव पीरियड तक इंटरेस्ट रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किए, एंड जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स पे। क्या मेरी बात समझते? जब ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट एलएलपी शुड बी बाउंड अप, ये सारे प्रोविजन हमने पढ़े हैं। तो इसमें 5 नंबर का मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत सुंदर क्वेश्चन बन गया। बाउंडिंग अप भी इसी के अंदर आ गया, और साथ साथ में मैं इसके आंसर भी दिखाऊंगा आपको। बी पार्ट, सबसे पहले उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। और क्या यही वाला पॉइंट बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिखा हुआ है 6 मंथ्स वगैरह का? क्या मेरी बात इनके एग्जाम्स खत्म होने दो, आप मुझे बताना कि सर इस चैप्टर के नोट्स हमें कॉपी में बड़े बड़े से लग रहे हैं, मैं उसको दोबारा से रीड्राफ्ट करके छोटे करके दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना बस। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन बातें आपको पूरी ही लिखनी पड़ेंगी। तो इन्होंने यही बात कही है, क्या 6 मंथ्स का ही जिक्र किया गया है, देखो 6 मंथ्स वाला। ठीक है। अच्छा, इन द गिवन सिचुएशन द अलोन पार्टनर शुड कंसिडर अब प्रोविजन, जो हमने ऊपर बताया कि 6 महीने से ज़्यादा करेगा तो फिर पर्सनली लायबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 64। ये वाइंडिंग अप का सेक्शन आ गया है। क्या कहता है देखिए, द सर्कमस्टांसेस जब पर एलएलपी वाउंड अप की जा सकती है ट्रिब्यूनल से। पहला पॉइंट क्या है? व्हेन द एलएलपी इटसेल्फ डिसाइड द एलएलपी शुड बी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, तो वो एप्लीकेशन देगी एलएलपी को, और एलएलपी कहेगी ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी पॉइंट, ये बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जब बच्चे को खुद लगे कि नहीं सर आप मुझे में एक चांटा लगा ही दो आज, मुझे मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ऐसा बच्चों को खुद अंदर से आए। मैं नहीं मारना चाहता, बच्चा आके मुझसे बोले कि सर नहीं मुझे पीटो आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये एलएलपी का पहला वाला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन कितना 6 मंथ्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, तब भी ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर सकती है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ साथ बहुत सारे लोगों का पैसा है डूब जाएगा, इससे अच्छा इसे बंद करा दिया जाए। ठीक है। उसके बाद एलएलपी ने एक्ट किया है इंटरेस्ट और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और सिक्योरिटी जो पब्लिक की है वो जो है दिक्कत में आ गई है। एलएलपी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया है रजिस्टर के पास अपनी कोई भी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी जो आज पढ़ेंगे हम, और दूसरा रिटर्न फाइल करने में, और लगातार 5 साल ऐसा हुआ है, या फिर ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे जो उसे लगे बस वो ठीक। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन द, देखो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको एलएलपी के बारे में खास बात, जो एमसीक्यूज आएंगे आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, और केस बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं। केस बेस्ड का मतलब एक पैराग्राफ होगा उसमें सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे होंगे, और मेरा ऐसा पर्सनल गट फीलिंग है कि आपको एलएलपी से भी वो मिलेगा। एक पैराग्राफ होगा जिसपे एलएलपी के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
मेरी बात समझ में आता है? हर चैप्टर से नहीं आता, मैंने हर एक्ट के लिए भी नहीं बोला है आपसे, लेकिन मुझे एलएलपी को लेकर श्योर हूँ कि जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे उसमें एलएलपी ओरिएंटेड केस स्टडी आपको मिलेगी, है ना। क्वेश्चंस पार्ट में आते हैं, पैराग्राफ हुआ 4 क्वेश्चन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूछ लिया, कोई जनरल क्लॉज एक्ट का पूछ लिया, किसी और डिपॉजिट का पूछ लिया, प्रोस्पेक्टस किसी का भी पूछ लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली एलएलपी जरूर पूछी जाएगी आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर विसल ब्लोअर इन कंटेक्स्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। तो विसल ब्लोअर होता कौन है वो बता देंगे, जो हेल्प करता है या तो जिसकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हो उसने, या जिसने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसने हेल्प किया है कन्विक्शन में किसी भी एलएलपी के उसके पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसे क्या क्या नहीं करने दिया जाएगा? डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, हैरेस्ड, डिस्क्रिमिनेटेड और एनी अदर मैनर जो उसे डिस्क्रिमिनेटरी लगे वो बता सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन, क्या 2 पार्ट में पूछा गया है? हाँ। तो पहला वाला तो विसल ब्लोअर वाला हो गया। दूसरा, डिस्क्राइब द कंसिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी रिटर्न। तो अभी रिटर्न के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में पेनल्टी वाली प्रोविजन इन्होंने पूछे हैं अलग से। देखिए अभी आज वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा एक तो हमें पता चल गया, ये रहा विसल ब्लोअर वाला, जिसमें पार्टनर कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे या फिर कन्विक्शन में हेल्प कर दे। कि ये कीवर्ड्स एज एन चेकर आप भी सोच रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो ये सारी बातें उसे लिखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो प्रोटेक्शन अवेलेबल की आप बातें कर रहे हो तो वो ये रहे वर्ड्स, क्या है देखो जरा ध्यान से, डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, हरास और एनी अदर मैनर जो डिस्क्रिमिनेटिंग लगे उसे। क्या मेरी बातें समझ में आती है? उसके बाद उसने 37 में बताया कि अगर आप रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करोगे तो जो आपको बातें पता थी या नहीं पता थी या तुमने जानबूझ के अनजाने में जो मिस कर दी हैं, ये आज पढ़ेंगे हम, उसके लिए आपको लाइबिलिटी लगेगी, फाइन वगैरह लगेगी, जो हम पढ़ लेंगे तब हम इसका आंसर कर देंगे। तो मेरी बातें समझ में आती है? ठीक। ये था सजेस्टेड आंसर मई 2024 का। तो सजेस्टेड आंसर वाली सीरीज हो गई खत्म। अब आप मुझे बताएंगे आरटीपी। पहले मैं ये देख लूँ, आरटीपी, ये है आरटीपी सितंबर 2024 की। कौन सा क्वेश्चन है? मैंने कहा आरटीपी में तो एमसीक्यूज भी आते हैं भाई। देखिए केस सिनेरियो नंबर कौन सा है? सेकंड, और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये रहे 5, 6 और 7, 3 एमसीक्यूज हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? और कितने मार्क्स के लिए हैं देखो ज़रा, तीनों एमसीक्यू। जो भी मैंने कहा जैसे इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाके ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा वही पढ़ लेते हैं हम। पर्पज़ यहाँ पर पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है। पर्पज़ ये है कि अगर कोई सिंपल बेसिक प्रोविजन पूछा हो जिसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो वाला पॉइंट। वट वॉज द मेन पर्पज ऑफ द स्कीम प्रपोज बिटवीन द ग्रीनफील्ड एलएलपी एंड एलएलपी? ठीक है, तो कोई पर्पस था जो कि आपस में चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ और डिसॉल्व करने के लिए था। ठीक है, अभी हम नहीं जा रहे उस पर। ठीक है, वट अथॉरिटी डज द ट्रिब्यूनल हैव व्हेन इट सैंक्शंस अ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 60? मैंने कहा ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। वट पेनल्टी अप्लाइज इफ एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द 30-day फाइलिंग रिक्वायरमेंट? ये तीनों पॉइंट ऐसे जो हमने पढ़े नहीं है अभी तक, रिमेनिंग प्रोविजन से पूछे गए, लेकिन मैंने कहा जब आप केस स्टडी पढ़ लोगे तब आप इनका आंसर दे दोगे। देखिए, ग्रीनफील्ड एलएलपी एंड ब्लूवेल एलएलपी आर टू थ्राइविंग बिजनेस ऑपरेटिंग इन अ रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी। ग्रीनफील्ड एलएलपी स्पेशलाइज करती है सोलर पैनल में, और जो ये है किसी और चीज़ में, विंड वगैरह। बोथ द कंपनी सॉ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी टू जॉइन फोर्सेज एंड क्रिएट अ व्हाट मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज आपकी कैसे हेल्प करता है आपको एग्जाम में, जो टॉपिक नहीं भी पढ़ रखा उसके बारे में। दे डिसाइड टू मर्ज इनटू अ सिंगल एंटिटी टू बी नेम्ड एज Eco Future LLP. To facilitate this merger, management of both the companies proposed a scheme of compromise and arrangement. ये टॉपिक है compromise and arrangement वाला, ठीक है, of the act. They approached the tribunal to sanction this scheme, which involved transferring what? All assets, liabilities and ongoing legal proceeding of both the companies. ट्रिब्यूनल ने रिव्यू किया प्रपोजल को और फाउंड किया द मर्जर स्कीम वर डिजाइंड फॉर। क्या मैं इसका मतलब ये समझ लूँ, पर्पज यही है, ये मर्जर स्कीम था, ट्रिब्यूनल को क्या लगा, किस लिए डिजाइन की गई है? रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ ग्रीनफील्ड लिमिटेड एंड ब्लूवेल। द ट्रिब्यूनल इशू एन ऑर्डर एंड सैंक्शनिंग द स्कीम, जो कि वो चाहते थे वो हम बता देंगे। और उसने बताया सारी असेट्स लाइबिलिटीज़ को भेज देना, सारी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स को, और वो जो पुराने वाली थी वो डिसॉल्व हो जाएंगी, वाइंडिंग अप के प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले एक थी दूसरी एक थी, दोनों अब एक मिल गई हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गई, डिसॉल्व।
उसके लिए वाइंडिंग अप की प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। हाउएवर अ फ्यू पार्टनर्स ऑफ ग्रीनफील्ड एमडी वर नॉट इन फेवर ऑफ मर्जर, दे डिसेंडेड फ्रॉम द कंपनीज अरेंजमेंट, ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट वर बी एडिक्वेटली एड्रेस। मतलब उन्होंने जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है या जो भी पार्टनर है उनको वापस पैसे मिल जाएंगे। आफ्टर द बोथ द एलएलपी ने 30 दिन के अंदर फाइल वगैरह कर दिया। मैंने कहा बताना जरा इसमें अब आपको क्या पर्पस पता चला, बताइए क्या है, क्वेश्चन से पता चल गया हमें, ठीक है। बताइए जरा, कह रहे व्हाट अथॉरिटी डज द ट्रिब्यूनल हैव व्हेन इट सैंक्शंस अ कॉम्प्रोमाइज। बताइए, इट कैन ओनली सुपरवाइज, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। मैंने कहा ये तो तुम दिमाग खराब है। और उसने कहा एलएलपी को डिसॉल्व करा सकते हो या तुम सुपरवाइज, मॉडिफाई और डायरेक्शन सब कर सकते हो। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है कि ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर होगी? क्या सिर्फ सुपरवाइज कर पाएगी? मुझे इसके अंदर क्या इसको टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत है कि आंसर इज नो? तो कुछ केस बेस्ड भी होते हैं। मेरी बात समझ में आती है? जो ट्रिब्यूनल होगी वो सुपरवाइज भी करेगी, मॉडिफाई करेगी और डायरेक्शन भी देगी। अच्छा, उसने कहा अच्छा एक बात बताना, अगर एलएलपी अगर ये चीज़ें क्या नाम है नहीं करे तो क्या होगा? मैंने कहा ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, तो क्या होगा आपका, तो आपके ऊपर फाइन वगैरह लग जाएगा, बस बात खत्म। ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे, एमसीक्यू में तो ऑप्शन नहीं होता, आपको आते नहीं थे, लेकिन आप तीनों का सही आंसर लगा सकते थे अगर आप थोड़ा सा दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन में रखें तो। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सारे केस बेस्ड सिनेरियोज आते होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट से, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप उसका आंसर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आती है? अब बताओ जरा इसमें आरटीपी में कौन सा क्वेश्चन है? 17। जी हाँ, एलएलपी एक्ट ऊपर लिखा ही हुआ है वैसे तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ LLP एक रजिस्टर्ड अंडर LLP एक्ट है, ठीक है, विद द नेम दैट वाज फाउंड लेटर टू बी फाउंड आइडेंटिकल विद एन एग्जिस्टिंग कंपनीज नेम। और एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम क्या है? XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये एक ऐसी बात है, क्या उसे चिंता करने की जरूरत है? यस, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है। पार्टनरशिप फॉर्म होती तो हम इग्नोर कर सकते थे, ठीक है। दिस सिमिलरिटी वाज नॉट नोटिस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तब सिमिलरिटी नहीं देखी, बाद में। अब मैंने कहा अगर 3 साल बाद अगर वो नोटिस करता तो क्या कुछ किया जा सकता था? नहीं। कह रहे एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एलएलपी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द एलएलपी इज नेम इज आइडेंटिकल। तो क्या होगा और फॉर्मेलिटीज क्या होगी उसके बाद। तो पहले हम बताएंगे जैसे ही आपका नाम आइडेंटिकल मिल जाएगा तब आपके पास या तो वो व्यक्ति या फिर आरओसी या फिर वो आरओसी या तो एलएलपी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिस नहीं बोल रहा, डायरेक्शन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी एलएलपी को, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। और इस नाम चेंज करने की प्रक्रिया लेके आपके पास कितने दिन हैं? 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपको नाम चेंज कर देना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और फिर इन्फॉर्म कर देना है किसको? 15 दिन के अंदर किसको? आरओसी को। और आरओसी को फिर 30 दिन के अंदर उसे रजिस्टर कर लेना है। ये प्रोसीजर है पूरा, सबके लिए नाम चेंज करने के लिए है। बस नाम चेंज करने के लिए आपको 3 महीने मिलेंगे जब से ऑर्डर आएगा। अभी पढ़ लेते, देखो उन्होंने आंसर लिखा है, सब आ जाएगा अगर ऐसा होगा तो। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 17 एक बार पढ़ लेते हैं, जो आप कह रहे हैं हो सकता है सही हो। कहाँ गया? ये सब वही वाली बातें हैं, ठीक है, ये भी वही वाली बातें हैं। इसमें कितने महीने हैं? 3 महीने। बिल्कुल सिंपल है, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा। प्रोवाइड दैट एन एप्लीकेशन फॉर प्रोप्राइटर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेन। हाँ ठीक है, आपकी बात सही। ट्रेडमार्क जो मेंटेनेबल है वो कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज इन द नेम। तो ये किसके लिए बोला है उसने अलग से? ट्रेडमार्क के लिए। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, ये वाले जो 3 महीने हैं, ये कौन से वाले केस में होंगे? किसी भी केस में, किसी भी केस में आपको टाइम मिलेगा 3 महीने का। और कुछ दिया था क्या क्वेश्चन ने? देखो जरा ध्यान से। और उसने प्रोविजन बोला था कि प्रोविजन क्या फॉलो करेंगे, तो एलएलपी को चेंज करना पड़ेगा अपना नाम और न्यू नाम लेना पड़ेगा। इट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिन? 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव द नोटिस ऑफ चेंज टू द रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार उसे 30 दिन के अंदर अंदर करेगा। और अगर रजिस्ट्रार नहीं कर पाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक नाम देंगे आपको और उसे चेंज कराना पड़ेगा आपको। फिर वो इंस्ट्रक्शन देगी किसको? आरओसी को, भाई ये वाला नया नाम आप इसे रजिस्टर कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, आप नहीं करेंगे और आरओसी नहीं करेगा, कोई भी केस हो तो कौन इंस्ट्रक्शन देगी? जल्दी बताओ।
सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देगी, किसको इंस्ट्रक्शन देगी? आरओसी को भी और उस एलएलपी को भी, अब से तुम्हारा नाम ये है, और आरओसी को बोलेगी इसे रजिस्टर को। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। और कौन सा क्वेश्चन है जल्दी बताओ। मेरे पास आरटीपी है मई 2024 की, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 17 मिल गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 नहीं ढूंढूंगा। बताओ पहले क्या ढूंढूंगा? एमसीक्यू पहले देखते हैं। ये मीटिंग वाली है, ठीक है। क्या आपको एलएलपी कहीं दिखाई दे रही है? इस वाले में नहीं दिखाई दे रही मुझे। पेपर में आएगी, लेकिन मेरा ऐसी पूरी उम्मीद है। एक सेकंड, केस सिनेरियोस तो चले गए ना 2। जी हाँ, जी नहीं, पढ़ते हैं एक बार 9th। एक क्वेश्चन है, मतलब पूरा केस बेस नहीं है। कह रहे भावेश यश इन चिराग इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी पार्टनरशिप फॉर कितने के लिए? डूइंग द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टिम्बर अंडर द नेम सॉलिड लक्कड़ एलएलपी। चिराग इज शिफ्टेड इज रेजिडेंस 12 ब्लॉक, जो भी एड्रेस है उसका, ऑन 16 नवंबर को। चिराग ने इन्फॉर्म किया था फॉर्म अबाउट द चेंज इन एड्रेस ऑन कौन सी तारीख को? 20 नवंबर को। एंड सेंडिंग अ रिटर्न नोटिस। नाउ बाय विच डेट सॉलिड लक्कड़ एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार और आरओसी। बताइए चेंज करने के कितने दिन के अंदर अंदर? पहले तो दिन बताओ। आपने एड्रेस चेंज कर लिया, उसके चेंज करने के कितने दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ता है? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब ये बताओ इस डेट से 30 दिन कब खत्म हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। जब एलएलपी को पता चलेगा तभी से तो 30 दिन होंगे कि एलएलपी को। अब उसने चेंज किया 16 तारीख को और इन्फॉर्म किया 20 तारीख को, तो 20 से काउंट करेंगे तो 20 से 31 दिन। बताइए 11 दिन तो नवंबर के गए, सॉरी 30 दिन, 11 दिन तो नवंबर के गए। अच्छा नहीं, कौन सी तारीख को? 20 नवंबर को। तो 10 दिन किसके गए? नवंबर के। और बाकी कितने बचे? 20। 20 कौन सा? दिसंबर। कौन सा ईयर? 2023। इस तारीख तक को उसे आरओसी को बता देना चाहिए। तो मेरी बात सुन, तो छोटा क्वेश्चन था, इसमें केस बेस वाली आई नहीं, हालांकि आती तो बहुत अच्छा रहता। 7th क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पढ़ना जरा आप एक बार। मोहित एक क्रेडिटर है जिसने कितने के पैसे मांगे हैं? 10 लाख के। हाउएवर एसेट्स कितने की हैं? 7 लाख की। नाउ मोहित सीक्स टू होल्ड द पार्टनर ऑफ एलएलपी पर्सनली अकाउंटेबल फॉर शॉर्टफॉल ऑफ 3 लाख। क्या वो ऐसा कर पाएगा? नो। और ये शायद केस स्टडी का क्वेश्चन, एसएम का क्वेश्चन है, एसएम का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से अमाउंट भी यही है, 10 लाख, 7 लाख और 3 लाख, यही वाली अमाउंट है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए तो मेरे पास आई आरटीपी नवंबर 2023, जिसमें कि कोई लेना देना नहीं है एलएलपी का। मैंने कहा फिर क्या बचे मेरे पास? फिर एमटीपी बचे। एमटीपी सितंबर के बचे या मई के बचे, ये बताओ। दोनों के। तो पहले आया मैं सितंबर 2024 की एमटीपी नंबर 1 पर। ठीक है, बताइए जरा क्वेश्चन कौन सा है। हालांकि एमटीपी है तो इसमें केस बेस पहले चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछे गए हैं इससे, बताइए कौन कौन से। कह रहे व्हेन द टेक इनोवेशन एलएलपी रिक्वायर्ड टू होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। मैंने कहा ये तो हम नहीं बता पाएंगे। और 6 पॉइंट कह रहे एज एल एलएलपी 2000 वट इज रिक्वायर्ड टू एडमिटेड अ न्यू पार्टनर इनटू द एलएलपी। नए पार्टनर को एलएलपी में लाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा या तो एग्रीमेंट जो उनके बीच में होगा। मैंने कहा चेक कर लेते हैं एक बार। इन 2023 टेक इनोवेशन लिमिटेड वॉज स्टैब्लिश इन एलएलपी पार्टनरशिप लिमिटेड। कौन सी कंपनी को? टेक इनोवेशन एलएलपी स्टैब्लिश की गई थी एक। ठीक है, द एलएलपी वॉज फॉर्म कितने पार्टनर से? 2। नाम क्या है उनके? हु कंट्रीब्यूटेड इक्वली टू द कैपिटल। एलेक्स कंट्रीब्यूटेड 5 लाख एंड जॉर्डन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड कितना? 5 लाख। द फर्म वर रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी 1 अप्रैल को। टेक इनोवेशन एलएलपी इज ऑपरेशन फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। Both the partners shared profits and losses equally. LLP agreement also stipulated that any change in the partnership, such as addition of a new partner or transfer of business, require the consent of both existing partner. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब मुझसे पूछ रहे, बताओ क्या होगा? कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलो जरा, उसने क्या बोला है। Further come the LLP decided to hold annual general meeting within 6 months from the end of फाइनेंशियल। ये प्रोविजन है उसका, हालांकि उसे रखना पड़ेगा, रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है 6 महीने के अंदर अंदर टू अप्रूव द फाइनेंशियल डिस्कस बिजनेस। तो बताइए 6 महीने कहाँ खत्म हो जाए? तो काउंट करके बताने थे।
तो फाइनेंशियल ईयर कब है एंड होता है, उसके बाद 6 महीने कब होंगे, 30 सितंबर। तो आंसर क्या होगा इसमें? तो पढ़ के ऐसा लगेगा कि यार एलएलपी का ये वाला क्वेश्चन मुझे आता नहीं है, लेकिन ये केस सिनेरियो वाला एलएलपी का क्वेश्चन ये हेल्प करना चाहता है आपके, और बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं लैंग्वेज मुश्किल लग रही है, हमसे तो ना हो पाएगा। एक सेकेंड, अब बताओ जरा क्वेश्चन कौन सा है, तब मैं आगे बढ़ूँ। 17 ही होगा फिर तो, नहीं ये तो एमटीपी है ना, 4th और 5th में होगा ना। 4th वो क्या डेफिनेशन चाहता है आपसे, बॉडी कॉर्पोरेट। क्या मैंने बताया था इसमें 2 लोग नहीं आते, बताइए कौन कौन, सोल प्रोप्राइटर और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है। क्या पढ़ा रखी है आपको, जो भी उन्हें लगे। तो ये डेफिनेशन आपको बताने, सिंपल क्वेश्चन है 5 नंबर का, और मैंने शायद उस समय इंपॉर्टेंट भी बताया था ये आपको कि आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, उसके बाद एलएलपी का एक और क्वेश्चन है 5 नंबर का। क्या पूछा है इसमें, एक्सप्लेन वेदर द मेसर्स कौन सुलभा एलएलपी इज लायबल टू चेंज इट्स नेम अंडर द प्रोविजन। मैंने कहा पढ़ते हैं, मेसर्स सुलभा एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन कौन सी तारीख, 1/9/2022, ऑन 1/1/2023। वन ऑफ द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म नेम्ड मेसर्स सुलभा, पहले से है एक पार्टनरशिप फर्म, उनमें से किसी पार्टनर ने इज रजिस्टर्ड विद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो जरा ध्यान से, इस दिन रजिस्ट्रेशन हुई और कितने दिन के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर। क्या मेरी बात समझ में, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दी है, ठीक है, और रिक्वेस्ट किया है। वो कह रहे हैं हम तो पहले से रजिस्टर्ड हैं, और आरओसी को बोला है कि इनका टू नियरली रिजेंबल कर रहा है, तो बताइए चेंज कर देना चाहिए। तो क्या चेंज कर देना चाहिए, आप बताएंगे। नहीं होगा, क्योंकि वो किसके केस में है, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के और एग्जिस्टिंग एलएलपी के, ठीक है। तो ये प्रोविजन है। अच्छा, ये भी एसएम का शायद कोई इलस्ट्रेशन है, नाम चेंज है ना। 5th का ए, मैं इसका आंसर देखना चाहूँगा क्योंकि मैं आंसर अपने बच्चों के लिए साथ में रखता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, अरे हमने एक स्मॉल एलएलपी का क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, तो आपने बताया नहीं का, यानी कि नहीं, पगला गए हैं ये जिसने पीडीएफ बनाई है। कोई और आंसर, अच्छा मैं एमटीपी 2 तो नहीं पढ़ रहा अभी, एमटीपी 1 है ये, और अगस्त वाली एमटीपी है। तो उसके बाद जिसका आंसर मैंने देखा वो शायद एमटीपी 2 का है, मैंने ही बनाई है। चलो हो गया होगा 1-2 ऊपर नीचे। एलएलपी की केस बेस्ड सिनेरियो देखो, मी 24 वाली, जल्दी से। मी 24 में क्या आपको कहीं एलएलपी दिख रही है? देखो कितनी घटिया सी केस सिनेरियो है। देखो ये बस साइकोलॉजी से खेलते हैं और कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, फ्री में नंबर बट रहे हैं यहाँ पर। देखिए, वेदर द रजिस्ट्रार डायरेक्टेड विद्या मास्टरमाइंड्स एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, बाय विच डेट एलएलपी शुड हैव चेंज द नेम ऑफ एलएलपी। तो इसका मतलब रजिस्ट्रार ने जो उसे बोला है तो कितनी तारीख तक उसे चेंज कर देना चाहिए। मैंने कहा ऑप्शन एक बार पढ़ लेता हूँ। कह रहे 5 अगस्त को, क्योंकि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ईच ऑफ सच डायरेक्शन बाय द रजिस्ट्रार है। 10 अगस्त को, क्योंकि 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग सच डायरेक्शन फ्रॉम द रजिस्ट्रार है। बाय एनी टाइम, ये तो है ही नहीं, सी और डी नहीं है। मैंने कहा इनमें से कोई आंसर है। कह रहे 50 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन, जिस दिन डायरेक्शन इशू की है रजिस्ट्रार ने, जिस दिन तुम्हें मिली है, इशू की है, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ए। क्या मैंने इतनी बड़ी सी और घटिया सी केस स्टडी पढ़ी? नहीं, लेकिन आंसर बता दिया। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक, आगे। विष्णु वॉज अपॉइंटेड बाय एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन विद्या मास्टरमाइंड्स एलएलपी ऑन 25 जुलाई। बाय व्हाट टाइम द एलएलपी शुड हैव इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रार। तो विद इन कितने दिन? 30 डेज। 30 डेज ऑफ चेंज आपको बता देना है। तो बताइए 25 जुलाई के कितने दिन के अंदर अंदर? सोच लो। क्या मैंने वो घटिया सी और बड़ी सी केस स्टडी पढ़ी? क्या नहीं। क्या मैंने आपको ये बिजनेस स्टडी में भी सिखाया था कि इंपॉर्टेंट जो केस स्टडीज़ होती हैं कई बार बहुत बड़ी बड़ी, वो आपको पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं होती। अच्छा,
कह रहे वेदर वसुकी विल बी एबल टू पे पेनल्टी फॉर नॉट इंटीमेटिंग द रजिस्ट्रार अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विष्णु एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैंने कहा मिस्टर वसुकी है कौन, पहले ये चेक कर लेते हैं। किसके बारे में बात की गई थी? विष्णु की अपॉइंटमेंट में वसुकी ने नहीं बताया, तो मैंने कहा चेक कर लेता हूं एक बार जरा। कह रहे मीन वाइल विष्णु वॉज अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर 25 जुलाई को, बट दिस इंफॉर्मेशन वॉज नॉट सेंट टू रजिस्ट्रार। 20 जून को वसुकी हैड गिवन अ रिटन नोटिस टू एलएलपी। पहले क्या हुआ? 25 जुलाई को क्या हुआ? उसने अपॉइंट किया, और उससे पहले इन द मीनवाइल 20 जून यानी कि उससे पहले ही वसुकी ने एक रिटर्न नोटिस दिया था एलएलपी को दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू एज पार्टनर इन द एलएलपी विद इफेक्ट फ्रॉम कौन सी तारीख? 22 जुलाई। द सीजेशन फ्रॉम द एलएलपी वाज आल्सो नॉट इन्फॉर्म्ड बाय द एलएलपी और मिस्टर वसुकी टू द रजिस्ट्रार। आपने तो एलएलपी को बताया, लेकिन एलएलपी ने ना रजिस्ट्रार को बताया और ना आपने रजिस्ट्रार को बताया, तो क्या इस सीजेशन को सीजेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नो। तो क्या जो भी व्यक्ति आया है उस एक्ट के लिए, क्या उसे भी फाइन देना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। क्या yes as the former partner is regarded still being partner of the LLP unless a notice has been delivered to the registrar by the former partner or the LLP। क्या बिल्कुल सही आंसर है yes। मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन को बारे में 2 मिनट लगे होंगे पूरे, आपको भी इतने ही लगेंगे। और ये जो पूरी लाइन पूरी राम कथा उसने लिखी है, एक भी वर्ड नहीं पढ़ा हमने। समझ में आया? ये सब साइकोलॉजिकल है। बच्चा आधे में पढ़ के कहेगा यार छोड़ बाद में करूंगा, एमसीक्यू पहले जो आता है पहले वो कर लूं। ये सब साइकोलॉजी का खेल है। मेरी बातें समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। अब बताओ जरा इसमें कौन सा क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन कर लिए हमने, कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। हम चले कौन से क्वेश्चन नंबर पे? फोर्थ का कौन सा पार्ट? बी पार्ट। फिर से देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन है। मोहन रकुल आर कॉलेज फ्रेंड्स इंटेंडेड टू डू ट्रेडिंग इन किसमें? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। दे हैव मेट किसको? मिस्टर जॉन एंड मिस केट हु आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड दे ऑल्सो हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ एलएलपी। तो इन चारों ने मिलकर, कौन कौन चार? मोहन, रकुल, केट और जॉन, अंडर द नेम स्टाइल ऑफ मोहन जॉयल एलएलपी विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ कंट्रीब्यूशन, सभी 1-1 लाख देंगे। एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई थी अक्टूबर में। एलएलपी इंटेंड करती है मिस्टर जॉन एंड मिस केट को एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने में। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जिन दोनों को नहीं बनाना था उन्हीं दोनों को बना रहे विद कंपनी सेक्रेटरी, यू एज द कंपनी सेक्रेटरी। कह रहे आप एक सीएस हैं तो बताइए जरा फटाफट से एलएलपी की अपॉइंटमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा पता है आपको, कि मोहन और रकुल में से पहले किसी एक को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना पड़ेगा, तब वो चाहें तो उनमें से किसी एक को बना सकते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आती? इन सभी के आंसर इनके नीचे लिखे हुए हैं, आप एक बार चेक करना और लिखना भी। क्या मेरी बात समझ में? तो बड़ा सा लग रहा था, लेकिन क्या आसान था क्वेश्चन? हाँ आसान था, कोई भी दिक्कत नहीं। फ्री के नंबर है एलएलपी में, 4th का 5th का बी। ये क्वेश्चन स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने आई होप किया होगा इसको, है ना? इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एग्रीमेंट से चल जाता है, और इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी का जो बेनिफिट है वो लिमिटेड लायबिलिटी है, और जो पार्टनरशिप का बेनिफिट है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एग्रीमेंट से जो हम चलाते हैं, सेक्शन 23 शेड्यूल 1 वाली बातें लिखी गई हैं। क्या मेरी बातें समझ में आती? ठीक। किसका? छोड़ो आगे बढ़ो। क्या करा रहा हूँ मैं? कौन से क्वेश्चन पे आया था मैं? डर गया बच्चा, पता है। एलएलपी का क्वेश्चन है। अच्छा ये देखो एमसीक्यू देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का एमसीक्यू देखो और उसके ऑप्शन देखो। ये एमसीक्यू है, इसके ऊपर इसकी केस स्टडी है, और उसके यहाँ एमसीक्यू है। बच्चे का मन ही खराब हो जाएगा, मैं एमसीक्यू करूंगा ही नहीं। क्या हो गया भाई? हाँ अच्छा गिर गया तो तुम्हें ध्यान आया कि दुनिया में पानी भी है, तो पी लेता हूँ। पी लो। तो नहीं आप पी लो पहले, मैं तब तक क्वेश्चन की लेंथ नाप लूँ। स्केल तो लाओ यार, स्केल तो लाओ। हाँ जी क्या हुआ?
चले भाई साहब, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ, आ जाओ आ जाओ। अभी 12th क्लास में मैं पढ़ा रहा था, पता नहीं परसों की बात है सैटरडे की बात है, एक बच्चा लास्ट वाली क्लास में से ऐसे झांके जा रहा बहुत देर, लास्ट वाले उसमें से गेट में से, मतलब इतना हिस्सा जब उसके फेस का भी 1/4 हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो मेरा बार बार ध्यान उधर जा रहा था कि ये है कौन, मतलब ऐसे क्यों देख रहा है, क्या चीज़ है। अगर भाई एक बार आप देखोगे क्लास नहीं है आपकी, तो इसका मतलब आप हट जाओगे वहाँ से, वो खड़ा देगा देगा। मैंने एक बच्चे को बोला, मैंने कहा भाई कौन है, से बुला के लाना जरा एक बार, तो वो बच्चा पीछे से इधर गया, कह रहा मैं नहीं आ रहा मैं नहीं आ रहा मैं नहीं आ रहा, मतलब मैंने कहा भाई बुला के ला इसको अभी। वो इधर से आ गया भाग के इस वाले रास्ते से, मैंने कहा भाई इधर से जाओ जरा बुला के लाओ, वो इधर से क्या, मैं उधर से कह रहा मैं जाऊंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने दूसरे बच्चे को भेजा, ओम, शायद आप जानते होंगे, मैंने कहा इसको दूसरे तरीके से लेके आओ, कह रहा कितना भी मार ले भाई मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं बस उससे ये पूछना चाहता था, सच में बता रहा हूँ, मतलब वो गुस्सा बढ़ा रहा था मेरा अननेसेसरी, मैं उससे ये पूछना चाहता था भाई जिस भी क्लास के हो आप उसमें जाके बैठ जाओ, ऐसे मत जाओ, इतनी सी बात थी। हाँ जी, हाँ मैं बाहर निकल गया था, फिर मैंने उसे प्यार से ही समझाया, साइंस का बच्चा था, मैंने कहा भाग ना जाए। हाँ जी, हाँ नहीं प्यार से ही बात की मैंने उससे। वेदर क्या लिखा हुआ है, अच्छे से प्रोनाउंस कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आया। वेदर, छोड़ो छोड़ो, वेदर कृतिका इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, घर का इसका प्यार से नाम यही है। कुड बी अ पार्टनर इन मेसर्स आर्यन एंड आर्यन एलएलपी। लो, तो अब आते हैं हम कि कृतिका इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड क्या पार्टनर बन सकती है? हाँ बन सकती है, कोई दिक्कत है क्या? पार्टनर बना रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं। मैंने कहा बस एक बार ये पढ़ लूँ कि ये कहीं फॉरेन एलएलपी तो नहीं है। क्या मेरी बात सही है या नहीं, आप बताओ जरा, क्यों पढ़ना है बताओ क्यों? क्योंकि ये तो कंपनी है, फॉरेन एलएलपी की बात कहाँ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, तो मैं क्यों पढ़ूँ? तो इसलिए मैं इस घटिया सी केस स्टडी को ना पढ़ते हुए इसके ऑप्शन को पढ़ूंगा, नो वाले को काट दूंगा मैं, एक तो इसको काट दूंगा मैं, इसको काट दूंगा मैं, बी और सी में से पढ़ूंगा मैं। क्या रिपील वगैरह कुछ है क्या? नहीं, रिपील से क्या लेना देना, तो बी तो नहीं है। देखो जरा, क्योंकि सेक्शन 8 कहता है प्रोवाइड्स वेयर एनी एक्ट सेक्शन रिपील विद और विदाउट मॉडिफिकेशन इनेक्टमेंट रिपील शैल अनलेस डिफरेंट एडिशन अपीयर्स कंस्ट्रक्टेड सो इनेक्टेड देयरफॉर ऑप्शन बी ही है। After the enactment of company, the definition of body corporate should be constructed as company which is defined under section 220. Yes, the provision of General Clause Act are not applicable while interpreting the provision of Limited Liability Partnership Act 2008. बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? आप कह रहे हो डी, आप कह रहे हो, मैंने नहीं बोला। डी, बी, 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 मैंने आंसर लिखे हैं कि ऐसे। कौन सा क्वेश्चन था वो, कौन सा क्वेश्चन था? और है क्या ये, अरे है क्या ये MTP 2? कौन सा नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? नहीं सीरीज 2 का ही है, नहीं सीरीज 2 का नहीं है, 1 का है। देखना जरा इसका आंसर फटाफट से। आंसर देखो जरा इसका एक बार फटाफट से। ये है मॉक टेस्ट पेपर मई 24 का सेकंड, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे।
कैसे हैं आप? बहुत बेकार। फ्री लेक्चर प्लीज रिप्लाई। छड़क। चलो बताओ जरा, इस दुविधा से बाहर निकालो, क्योंकि एक बच्चा आज 11th का कह रहा था, मैं उसे एमसीक्यू करा रहा था, तो कह रहा था सर इतना बड़ा आंसर उन्होंने लिखा है इंग्लिश में, तो ऑब्वियस सी बात है बी ही होगा, बी ही होगा। करना आज घर पे जाके इसको, ठीक है। प्रोस्पेक्टस वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे इसमें। किसका है? फिर ठीक है। कौन सी कंपनी का फोन है? कौन सा फोन है? क्या कह रहे हैं? ये क्या होता है? मतलब उसमें सीरीज होती है ना कुछ, अच्छा ए सीरीज एस सीरीज ऐसे करके। कितने का है? 29 का। मेरे ख्याल से सभी प्रोविज़न हम कर चुके हैं। अब आते हैं बात अपने जो रिमेनिंग प्रोविजंस बचे हैं, जल्दी से मैंने मार्क किया है इसको वॉयलेट से। यहाँ से शुरू हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ आपको। मुझे लगता है आपसे पूछ लिया जाएगा वो, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि एक एलएलपी बनी, एलएलपी में 3 पार्टनर थे ए बी सी, सभी ने एग्री किया था, उनमें से ए ने एग्री किया 2 लाख रुपए, बी ने एग्री किया 2 लाख रुपए, और सी ने एग्री किया कि मैं लैंड भी दूंगा और ज़रूरत पड़ने पर 10 लाख रुपए भी दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक क्रिएटर है जिसने ये बात सुनी, जो किसने बोली? सी ने। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसने लैंड दे दी 1/10/2023 को, लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। कितने पैसे नहीं दिए? 10 लाख रुपए। क्रिएटर स्यू करना चाहता है फर्म को। फर्म जो है अभी एलएलपी जो है वो अभी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है। अब सवाल ये आया, क्या सी को सिर्फ लैंड देनी पड़ेगी जो उसने दे दी है, या ये 10 लाख भी देने पड़ेंगे? क्वेश्चन समझ आया पहले मेरा? ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए। लेकिन एलएलपी बंद हो रही है, जरूरत पड़ी नहीं कभी। आंसर का तो पता नहीं, मुझे लग रहा है वो चला जाएगा बिना चाय दिए। बताओ। हाँ है ना? यहाँ से करूँगा। भाई आंसर बता दो। हाँ है ना बोल दो। अरे भाई एग्रीड कंट्रीब्यूशन को से वाइंड अप हो या कुछ भी हो रहा हो, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल फॉर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, नॉट द गिवन कंट्रीब्यूशन। तुमने एग्री किया था ना, लैंड भी दोगे और 10 लाख भी दोगे, निकाल के लाओ चुपचाप। समझ में आ गई बात? तो यहाँ ये लायबल होंगे। और ऐसी कोई केस स्टडी आ जाए तो आपको बताना है कि हर एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है जितना वो एग्रीड कंट्रीब्यूशन है, वेदर गिवन और नॉट। एग्रीमेंट दिया है चाहे पेंडिंग है या नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक। मुझे पढ़ाना क्या है पहले ये पढ़ो जरा। ऑब्लिगेशन टू, शायद यही वाले पॉइंट से मुझे याद आया है। देखो जरा सेकंड पॉइंट क्या है। अ क्रेडिटर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच एक्सटेंड क्रेडिट और अदरवाइज एक्ट्स इन रिलायंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में लिखा था विदाउट द नोटिस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब इन पार्टनर्स ने आपस में कॉम्प्रोमाइज और कोई भी चीज़ मतलब आपस में डिसाइड कर ली है कि चलो अब तुम्हें ये वाली चीज़ नहीं देनी है। ये उनका आपस का एग्रीमेंट था, आपस का कॉम्प्रोमाइज था कि चलो सी तुमने लैंड दे दी, लैंड की आज वैल्यू इतनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारी लैंड ही रहेगी, 10 लाख मत देना।
ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? ए, बी और सी के बीच में। क्या अगर कल को मिस्टर एक्स जो क्रेडिटर है फर्म के वो केस करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? सवाल ये है। अब बताओ अपना आंसर। ये बिल्कुल इंडोर मैनेजमेंट की तरह, जरा ध्यान से देखना। एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा था, एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा था, क्या लिखा था कि क्रेडिटर ने पढ़ा है कि हर एक व्यक्ति जो है लायबल है इतने के लिए और सी को 10 लाख रुपए देने हैं। अब बाद में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ जो आप लोगों के बीच में है, जिसका क्रेडिटर को पता नहीं है, तो क्रेडिटर क्या स्यू करा सकता है? आंसर इज यस, यही बात लिखी गई है। तो क्रेडिटर क्या कर सकता है? मे इन्फोर्स द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्टनर, और उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। अभी तक केस स्टडीज की बनाई नहीं उन्होंने, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है। बाकी नॉर्मल सा पॉइंट है कि लायबिलिटी होती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा बताइए सेक्शन 34 में क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? कह रहे हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं। क्या है इन सभी चीज़ों में? ये देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे। सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में भी किस चीज़ को लेके ईच ईयर बनाना है कि उसका एग्जिस्टेंस है, कौन से बेसिस पे बनाना है, जैसे मर्जी बना लो, कैश पे बना लो या एक्रूवल पे बना लो, लेकिन ध्यान रखना वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। कैश बनाओ तो भी, चाहे एक्रूवल पे बनाओ तो भी, वो आपकी मर्जी है। शेल मेंटेन द सेम कहाँ पर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कितने साल के लिए? जितने भी साल के लिए आपको बताया जाए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये तो सिंपल वाला पॉइंट है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी हर साल आपको फाइल करने पड़ेंगे, और फाइल करने की समय सीमा है 6 महीने, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हर एक एलएलपी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब हो रहा है? 30 सितंबर। इसी का क्वेश्चन आया था। लेकिन क्या ये बात उन्होंने बता दी थी कि उनके एग्रीमेंट में लिखी हुई कि उसको हर साल फाइल करने हैं? हाँ, उसने तो बस आपको बताया कि इंग्लिश पढ़ के मैं आंसर बता दूँ, लेकिन अगर नहीं भी बताया होता तो भी आप बता सकते थे। अब क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक, उसे प्रिपेयर भी करने हैं स्टेटमेंट वगैरह सेड फाइनेंशियल ईयर के ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। प्रिपेयर कब तक करने हैं जल्दी से बताओ? 31 मार्च ऑफ सेड फाइनेंशियल ईयर, और उसे फाइल कर देना है 6 महीने के अंदर अंदर। फॉर्म वगैरह जो भी है वो सभी चीज़ें होंगी, लेकिन साइन होने चाहिए किसके? बताइए फटाफट से। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के। सिंपल पॉइंट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर उथल पुथल करने वाली बातें हैं। और ये भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं करे, फाइल कर देना एलएलपी रजिस्ट्रार के पास। कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर ये जो रिक्वायरमेंट हमने आपको बताई है ये ना भी पूरा करो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको एग्जेम्प्ट कर सकती है, और नॉन कंप्लायंस पे पेनल्टी लिखी गई है। आपका मन करे तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, हमने क्वेश्चन आंसर में देखी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है आपसे पूछा जाना चाहिए एमसीक्यू में बिना किसी हिंट दिए। एनुअल रिटर्न। देखो दो चीज़ों में डिफरेंस है, इसे पढ़िए आप। क्या लिखा हुआ है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सॉल्वेंसी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आप देते हैं उसके लिए कितना समय है आपके पास? 6 महीने। कितना समय है? 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल। लेकिन जो आपकी एनुअल रिटर्न है वो आपको 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है। देखो जरा ध्यान से। एवरी एलएलपी शेल फाइल एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्ट्रार विद इन कितने दिन? 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल। मैंने कहा 60 डेज जरा काउंट करना 31 मार्च से 30 मई। कैसे पता चला? 30 अप्रैल और 30 मई। क्या मेरी बात समझ में? हो गए 60 दिन। तो यही इसी चीज़ का क्वेश्चन भी दिखा हुआ है, और सच मैनर फीस वगैरह वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोज द फाइनेंशियल ईयर एलएलपी क्लोज होता है कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2005 को। द एलएलपी हैज़ टू फाइल एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रार एट लेटेस्ट बाय, मुझे ऐसा लगता है पक्का मेरी गट फीलिंग है, आज तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाना चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 60 दिन वाला। बाकी आप नहीं करोगे तो ये आपके ऊपर फाइन लगेगा, ये आप लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा। अगर आप किसी भी रिटर्न वगैरह में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलत बात बताते हो, जो कि ये कैसा क्वेश्चन भी था इसका कि क्या लायबल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा जो भी क्या है फॉल्स है इन मटेरियल पर्टिकुलर नोइंग इट टू बी फॉल्स, पता था आपको, और विच ओमिट्स एन एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल, या तो आपने गलत बताया था या आप भूल गए थे। ही शेल सेव और अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन द एक्ट बी पनिशेबल, कितने के लिए बताइए? जो कि आपको जेल हो सकती है कितने के लिए? 2 साल तक के लिए, और फाइन लग सकता है कितने के लिए? 5 लाख तक का, और 1 लाख से कम नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ? ये कौन से वाला फाइन है? ये देखो, जो आप कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट फाइल करते हो फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी पर्सन मेक एनी स्टेटमेंट, जो गड़बड़ है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखने की जरूरत है। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। जब ये एग्ज़ाम वगैरह खत्म हो जाएंगे तो मैं एक बहुत सुंदर सी पेनल्टी वाली शीट बना के दूंगा आपको कि क्या गड़बड़ में आपको कितने की पेनल्टी होगी। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक, अच्छा। ये कन्वर्जन का पॉइंट है, मुझे नहीं लगता मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, कौन कौन किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं।
कह रहे रजिस्ट्रेशन इफेक्ट क्या होगा कन्वर्जन का। मैंने कहा कन्वर्जन में एलएलपी विद इन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कनेक्टेड रजिस्टर फर्म और रजिस्टर ऑफ कंपनी एज द केस में भी इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, जिसमें भी जिन भी दो चीज़ों का कन्वर्जन होगा तो या तो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होगी क्योंकि फर्म का कन्वर्जन हो सकता है, या प्राइवेट कंपनी का वो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी, या पब्लिक कंपनी का जो अनलिस्टेड है वो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। तो उसने कहा 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है उसको इन्फॉर्म करेंगे उन लोगों को जहां पर पहले चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट वाले हैं चाहे वो कंपनीज एक्ट वाले हैं, वहां पर जाकर इन्फॉर्म करेंगे भाई अब हम खत्म हो चुके हैं और अब हमने कन्वर्ट करा लिया है किसमें, एलएलपी में। तो मेरी बात समझ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज तक पूछा नहीं गया, बाकी पूछा जा सकता है। बाकी कन्वर्जन के समय पे क्या होगा देखो जरा ध्यान से, अपॉन सच कन्वर्जन पार्टनर्स ऑफ द फर्म, शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या होगा, एज द केस में भी द एलएलपी टू विच सच फर्म और सच कंपनी इज कन्वर्टेड एंड द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शेल बी बाउंड बाय रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स। कौन सा शेड्यूल बताओ, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 1। कौन सा एलएलपी, एलएलपी में शेड्यूल 1 के उसमें बाउंड होंगे एज द केस में भी एप्लीकेबल टू देम। और उसने कहा अपॉन सच कन्वर्जन ऑन द फ्रॉम डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन शेल बी स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव शेड्यूल एज द केस में भी। आपसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इसमें से कुछ भी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो क्या माना जाएगा। तो उसने कहा जितनी भी क्या कौन सी चीज़ें हैं, टेंजिबल, टेंजिबल कौन सी चाहे मूवेबल इनमूवेबल या फिर इंटेंजिबल, वेस्टेड इन द फर्म और कंपनी जो पहले से थी। अमालगमेशन पढ़ा है कभी आपने, पढ़ा है अमालगमेशन? तो जो ऑलरेडी पहले से थी उनके जो असेट्स लाइबिलिटीज हैं एज द केस में भी ऑल द असेट्स ऑल इंटरेस्ट ऑल राइट्स प्रिविलेजेस लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द फर्म और कंपनी। क्या आप लैंग्वेज को डिकोड कर पा रहे हैं? फर्म ऑफ कंपनी का क्या मतलब है यहाँ पर, एज द केस में भी एंड द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म और कंपनी एज द केस में भी शेल बी ट्रांसफर्ड एंड शेल वेस्ट इन द एलएलपी विदाउट फर्दर अश्योरेंस एक्ट और डी। जो भी उनका था वो एलएलपी का हो जाएगा, ये बोल रहे हैं और ये आपसे किसी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ये मेरी बातें समझ में आती है? ठीक। और ये एक वाला पॉइंट और है, आप जरा पढ़ लीजिए, ये मैंने शायद आपको बता दिया था कि जैसे ही आप कन्वर्ट करा लेंगे एलएलपी में किसी फर्म को या कंपनी को तो उनको वाइंडिंग अप की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट वाइंडिंग अप भी वो डिसॉल्व मान लिए जाएंगे। अजम्पशन मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? अजम्पशन, यानी कि ऐसा बोल दूं क्या मैं डीम्ड डिसॉल्व और आप इसे समझ लेंगे आगे। नहीं आया समझ? पक्की बात है? ठीक। ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, जो आपस में वो क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वगैरह करते हैं। तो देखिए वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज, किसके बीच में, एलएलपी के क्रेडिटर या एलएलपी के उसके पार्टनर। द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी और कोई भी एनी क्रेडिटर या वगैरह वगैरह इन द केस ऑफ एलएलपी विच इज बीइंग बाउंडर और लिक्विडेटर, और कोई भी दिक्कत वाली बातें हो रही हैं, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसने कहा जब आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज और कोई भी गड़बड़ कर रहे हो या कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हो और मुझे बाहर वाले किसी व्यक्ति ने आके जो उससे इफेक्ट हो रहा है, हमारे ऊपर एप्लीकेशन दी, तो हम आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने कहा कम से कम कितने लोग इसके लिए राजी होने चाहिए, कह रहे कम से कम 3/4। 3/4 का मतलब क्या, मैं 75% लिख दूँ? 75% अगर लोग राजी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप इससे क्या नाम है आगे गो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और कोई भी ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल आपको देगी, ट्रिब्यूनल कौन, ट्रिब्यूनल किसको देगी, एलएलपी को, कितने दिन के अंदर फाइल कर दोगे रजिस्टर? 30 दिन के अंदर। सभी ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का टाइम कितने दिन के अंदर है, 30 दिन के अंदर। बस एक नेम चेंज वाली जो डायरेक्शन है उसमें आपके पास कितने दिन का टाइम है, 15 दिन का। हाँ, चेंज करके 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना होता है, अदरवाइज 30 दिन है ऑलमोस्ट सब जगह पर। ठीक है। डिफॉल्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ठीक है। देखिए यहाँ से वो क्वेश्चन बना था कि ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है, कह रहे शेल हैव द पावर टू सुपरवाइज कैरिंग आउट द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एंड उसके साथ साथ मे एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर क्या कर सकती है, गिव डायरेक्शन इन रिगार्ड टू एनी मैटर और मॉडिफिकेशन। देखो वो सुपरवाइज करेगी पहली चीज़ तो, और एंड लिखा हुआ, और उसके साथ साथ खाली सुपरवाइज ही नहीं करेगी, डायरेक्शन भी दे सकती है, मॉडिफिकेशन भी करा सकती है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को रिगार्डिंग जो कि उसे नेसेसरी लगेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। और कौन सा पॉइंट इसमें आ सकता है, और ये पॉइंट आपसे मुझे नहीं लगता फालतू की बातें हैं। वाइंडिंग अप एट डिसोल्यूशन आपको पता है, मैं पढ़ा नहीं रहा कि प्रोविजन बिल्कुल सिंपल है, जरा ध्यान से देखो। पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा गया है,
एलएलपी अगर डिसाइड करे कि भाई वाउंड अप होना है तो कौन रोक सकता है? 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग काम कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो, 5 साल से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ट्रिब्यूनल को लगेगा, तो बस बात खत्म। यहाँ पर मिसलीनियंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है और 110% इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का पक्का मिल जाएगा MCQ सहित। क्या मेरी बातें समझ में आती है? पक्की बात है। कोई फालतू समय होगा तो जो बच गया है मार्क हमने कर रखा है, जो कभी फालतू समय में पढ़ लेंगे ऐसे ही। क्या ये बातें समझ में आती हैं भाई? इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। क्या मैं टेस्ट ले लूँ एक LLP का? मन तो था मेरा, लेकिन अब आपका कल टेस्ट है और परसों तक मैं कुछ ना पढ़ाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो हम अगला एक्ट शुरू कर देंगे। आप बताओ कौन सा एक्ट शुरू करूँ? जो तुम बताओगे वही एक्ट शुरू कर दूँगा। इंटरप्रिटेशन, अभी तो आप एक जनरल क्लॉज के सदमे से हटे हैं। फेमा कर दें या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया करा दूँ? बताओ। हाँ, क्या हुआ? सर बोल रहे थे सर कराएंगे। अब मैंने कुछ नया छेड़ ही दिया है तो मैं सारी नई चीज़ों को भी ख़त्म कराऊंगा। इनकॉर्पोरेशन तो पुराना है, वही सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपको पहले पढ़ा रखा था। MOA AOA का भी चैप्टर खोल के देगा, इनकॉर्पोरेशन पढ़ा दो। रुक जाओ, सारे यहीं रुकेंगे, कॉपी वापस निकालो। नालायक। पढ़ा जरा ध्यान से। मिनिमम मेंबर्स के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे? डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। क्या मेरी बात समझ में? सेक्शन 8 की कंपनी रजिस्ट्रेशन से क्या हो जाता है? KNCU कैन बी सूड और वो प्रॉपर्टी वगैरह। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या है? फिर क्या है? एक्ट टू ओवरराइड MOA और AOA, इसके डॉक्ट्राइंस, चेंज इन मेमोरेंडम, चेंज इन आर्टिकल, है ना, और अपडेटेड और चेंज। मैंने कहा ये तो चलो कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ा था ना, चैप्टर 80% है वो। खोल के देखो, कभी इसमें डॉक्ट्राइंस दिखेंगे, कभी अगर फुर्सत मिले तो इनकॉर्पोरेशन पढ़ा देना। हेडअप। अब मुझे देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ानी है। पहले चैप्टर नंबर 11, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा फेमा और फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा इंटरप्रिटेशन। ऐसी पूरी उम्मीद है कि सितंबर से पहले हम सिलेबस को आराम से ख़त्म कर लेंगे। सितंबर ख़त्म होने के पहले। कैसे कैसे? जैसे इंटरप्रिटेशन है 3 दिन, एट मैक्स 4 क्वेश्चन मिला के। फेमा में 3 नहीं, 3 ले लें। हालांकि मैंने फेमा पढ़ा रखा है, मेरा मन है कि मैं नहीं, किसी को नहीं पढ़ाया मैंने, किसी क्लास में नहीं पढ़ाया मैंने, खुद ही पढ़ाया है। कोई नहीं था क्लास में, रिकॉर्ड किया था मैंने फेमा वाला। तो मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पढ़ाऊँ तब तक आपको FM दे दूँ। 40 मिनट का लेक्चर होगा मेरे ख्याल से फेमा। अरे तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा नालायक को, इतना तो काम कर ही सकते थे तुम। अच्छा ये सोचो, तुम क्लास में आए हो फेमा पढ़ने और तुम्हें फेमा के बारे में पता है, 40 मिनट की वीडियो देख के आए थे तुम। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कह रहा हूँ जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा नहीं, आपको पूरा ओवरव्यू लेके आना है। हाँ यूट्यूब पर ये फेमा वाली ढूंढ के भेज देना, ना मिले तो मुझे बता देना, मैं भेज दूँगा। ठीक है भाई, क्या बताया मैंने, बताना जरा। और जी, और मैं बीच में पूछ भी लूँगा, ये नहीं कि सर आपने तो बोला था कि फेमा करना है जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया चल रही है, तो हमने 5 मिनट देख लिया आज। तो कल जब शाम को आपकी क्लास होगी, टेस्ट दे दोगे आप पहले आफ्टरनून में आके? क्यों टेस्ट देके कि जब चले जाओगे तो क्या काम होगा आपके पास?